हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत कर रही हूं आपके अपने चैनल शिक्षा का मंच पे। सो गाइज, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाएँ। अब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। जैसा कि आपको पता ही है, हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं स्कोर बूस्टर सीरीज, जिसमें हम सारे बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है इंग्लिश से डर, और काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका सपना है एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो अब किसी का सपना अधूरा ना रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ आपके लिए डिज़ाइन करी है, जिसमें हम बहुत बेसिक से सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आपकी जो नींव है वो ही मजबूत हो जाएगी तो आगे की प्रिपरेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, एडवांस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो मैं ये अश्योरिटी देती हूँ कि अगर आप सारे सेशन अटेंड करोगे मेरे, तो आपका स्कोर आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल बढ़िया रहेगा और आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे और एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा आपका विथ फ्लाइंग कलर्स। तो जैसा कि आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे, हम लोग करने वाले हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही एक बेसिक, ध्यान रखो, बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, बट अगर आपको ये नहीं आता तो आप पूरी ग्रामर ही नहीं समझ पाओगे, आप एरर स्पॉटिंग सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप फ्रेज रिप्लेसमेंट सॉल्व नहीं कर पाओगे, और फिर ये आपके लिए एक बुरे सपने जैसा, नाइटमेयर जैसा हो जाएगा कि आपने चीज़ें पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, बट आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे क्योंकि आपके बेसिक्स ही अच्छे नहीं हैं। सो आइए अब शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन, जैसा मैंने बताया, आपको एक बेसिक्स देगा, एक फाउंडेशन बनाएगा, जिससे कि आप आगे की ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि भाई ग्रामर क्या होता है। तो जल्दी से पहले, कमेंट करने से पहले सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए भाई, कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि ग्रामर क्या होता है। गाइज, व्हाट इज ग्रामर? एक तो कुछ लोग ग्रामर की स्पेलिंग ये भी लिखते हैं, बट ये स्पेलिंग गलत होती है। कन्वेंशनल ग्रामर या हम बोलें पुरानी ग्रामर में ये स्पेलिंग ठीक मानी जाती थी, बट जो मॉडर्न ग्रामर है उसकी स्पेलिंग ये होती है। तो एक तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर कर लीजिए, ग्रामर में MAR आता है, ना कि MER आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए ग्रामर क्या होता है। काफ़ी बच्चों को पता होगा ग्रामर क्या होता है। एक तो ध्यान रखिएगा, ग्रामर और व्याकरण दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रामर इंग्लिश रूल्स होते हैं और व्याकरण हिंदी रूल्स होते हैं। ओके, ग्रामर इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज़ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ध्यान रखिएगा, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है, इट इज़ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश भाषा किस तरीके से सही बोली जा सकती है, किस तरीके से सही लिखी जा सकती है, किस तरीके से सही पढ़ी जा सकती है, ये सब चीज़ें गवर्न करता है कौन? ग्रामर। ठीक है, समझेंगे कैसे इंग्लिश भाषा को, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। कौन सा वर्ड कहाँ लगना चाहिए, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ लगना चाहिए, एडजेक्टिव कहाँ आने चाहिए, कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें ग्रामर गवर्न करता है। ये बेसिक रूल्स और रेगुलेशन देता है किस तरीके से आप भाषा को बोल सकते हो, पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ग्रामर तो सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो बेसिकली यही डेफिनेशन बताई हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। ग्रामर जो है वो काय में हेल्प करता है, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि सेंटेंस कैसे बनेगा। दूसरा, जब आप सेंटेंस बना लेते हो तो वो सेंटेंस करेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। तो ग्रामर रूल्स के दो लेवल होते हैं। लेवल 1 सेंटेंस बनाना, लेवल 2 सेंटेंस बना के आप क्या करते हो, सेंटेंस को करेक्ट करते हो अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी है या उसमें कोई एरर है तो। ध्यान रखो, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि किसी भी एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स का रोल बहुत ज़्यादा होगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का। और सेंटेंस करेक्शन के लिए हम फिनोमिनन्स यूज़ करेंगे, लाइक या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, पैरेललिज्म, पंक्चुएशन, ये सारे जो कि सेंटेंस को अल्टीमेटली करेक्ट कर देंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट कर देंगे। तो भाई बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर कर दो,
ध्यान रखो, ग्रामर जो होती है वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज कैसे पढ़ी जा सकती है, लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है और समझी भी जा सकती है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन दो चीज़ों को पे काम करते हैं। पहला, सेंटेंस बनेगा कैसे, दूसरा सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा। सेंटेंस में अगर कोई एरर है, कोई त्रुटि है या कोई फ्लॉ है तो वो करेक्ट कैसे होगी। अब सबसे पहले तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस होता क्या है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि सेंटेंस होता क्या है। लिखिए ज़रा कमेंट पे जल्दी जल्दी, सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट इज़ अ सेंटेंस। यार ऐसे नहीं चलेगा, टू वे होना चाहिए। मैं बोलती रहूँगी तो ऐसे कैसे चलेगा, आपको भी बोलना है। बोल तो सकते नहीं हो आप, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको भी कमेंट करना है। और आपको सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, जिससे कि जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके पास तक ये वीडियो पहुँच जाए। सो जल्दी से बताइए व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो अगर आपने बचपन में ग्रामर ठीक से पढ़ी होगी, क्योंकि हमें ग्रामर 8वीं तक ही पढ़ाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर आपने बचपन में ग्रामर ठीक तरीके से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सेंटेंस जो होता है वो उसकी 3 बेसिकली खूबियाँ होती हैं किसी भी सेंटेंस की। सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए, एक से ज़्यादा वर्ड होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वर्ड को कहीं भी अरेंज कर दो, ये प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। और ये जो अरेंजमेंट है ये आपको एक मीनिंग देना चाहिए। अगर ये आपको मीनिंग नहीं दे पा रहा है तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। जैसे हमने लिखा दिस गर्ल ब्यूटिफुल इज, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये सेंटेंस में ये वर्ड्स जो हैं प्रॉपरली अरेंज नहीं है। दिस इज ब्यूटिफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटिफुल, तो ये ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सेंटेंस। आई होप सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से यस लिख दो जरा कमेंट बॉक्स में अगर सबके समझ में आ गया सेंटेंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड होना चाहिए तभी वो सेंटेंस बनाता है। प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए वो वर्ड, जैसे ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो ये आपको मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस चाहिए आपको तो वर्ड प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो गाइज जल्दी से यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन मूव अहेड, हम आगे आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो यस वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। सो गाइज देखो, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्टैंडर्ड सेंटेंस का है। बट उसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जैसे हमारी बॉडी है ना, हमें सीधा खड़ा होने के लिए एक स्केलेटन चाहिए, प्रॉपर शेप में प्रॉपर फॉर्म में होने के लिए हमें एक स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा चाहिए होता है, ठीक है, जिसपे हमारी आईज हैं, स्किन है ना, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बोन्स का एक ढांचा चाहिए होता है। वैसे ही एक सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेंटेंस चाहिए होता है। ये स्केलेटन है बेसिकली एक सेंटेंस का। ये बेसिक चीज़ें अगर इस सेंटेंस में हैं तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है सेंटेंस में तो फिर क्या होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड सेंटेंस जो होता है उसमें 3 चीज़ें होने बहुत आवश्यक है। पहला जो होता है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ध्यान रखिएगा। डूअर ऑफ द एक्शन मतलब करता है, ये कर्म कर रहा है, ठीक है। वर्ब क्या है, ये वर्ब जो है ये एक्शन है, ध्यान रखो, इट इज एक्शन। ये क्या है, ये कर्म है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो कर्ता के कर्म को रिसीव कर रहा है, ठीक है, कर्ता के कर्म को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। सो मेरे पास अगर ये सेंटेंस है, राम प्लेज फुटबॉल, राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो राम इज द डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि राम वो काम कर रहा है ना। वो क्या काम कर रहा है, वो प्ले का काम कर रहा है, वो फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है, ओके। और उसके काम को कौन रिसीव कर रहा है, उसके खेलने को कौन रिसीव कर रहा है, फुटबॉल रिसीव कर रही है, ठीक है। तो राम जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन हो गया, प्ले जो है वो वर्ब हो गया और फुटबॉल जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही मैंने बोला द बॉय इज ड्राइविंग द कार।
अब यहाँ पे द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, द कार जो है वो ऑब्जेक्ट है, और एक्शन क्या कर रहा है, द बॉय कार पे ड्राइविंग का एक्शन कर रहा है, ठीक है। और इज ये बता रहा है ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, और आईएनजी ये बता रहा है ये कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। तो अभी आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा टेंस है, बस आपको ये समझना है सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, और उसके अलावा कर्म क्या है, वर्ब क्या हो रहा है, और कौन उसको रिसीव कर रहा है। एक और बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई बेसिकली वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। इस पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या बचपन में हमने इसे दूसरे नाम से पढ़ा होगा, दैट इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो ये बताता है कि कर्ता क्या कर्म कर रहा है और कर्ता कर्म किस पे कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है बेसिकली, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही कंप्लीट करना होता है। सब्जेक्ट क्यों है, राम क्यों है, राम खेल रहा है फुटबॉल, इसीलिए राम का मेंशन किया गया है। बॉय क्यों है, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है कार, इसीलिए बॉय का मेंशन किया गया है। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी सबको। अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ येस लिखिए, सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊँ। एक बार जल्दी से येस लिख दीजिए कि हाँ इतना हमें समझ में आ गया है कि स्टैंडर्ड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो गाइज़ मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ कि आप मुझे बताओगे कमेंट्स में लिख के कि हाँ जी मैम हमें जो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये समझ में आ गया है। बिकॉज़ इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना, इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। आपको मुझे कमेंट्स के थ्रू ही बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है, अब आप आगे चलिए। और गाइज़ जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अगर बेस मजबूत नहीं होता है किसी भी चीज़ का, चाहे उसकी आपकी पढ़ाई हो या आपकी प्रिपरेशन हो या किसी घर की हम बात करें, तो वो घर या फिर वो जो प्रिपरेशन है वो आधी अधूरी होती है। और जैसे ही कुछ हवा का झोंका आएगा वो टूट जाएगा, या कोई आपदा आएगी तो वो टूट जाता है जैसे घर। सिमिलरली आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्वेश्चंस देख के आपका मोरल टूट सकता है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से अच्छी तरीके से नहीं हुई है। तो बेस मजबूत कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको बेसिक से एडवांस सारी चीज़ पढ़ाई जा रही हैं और आप अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे और एडवांस क्वेश्चंस को फिर आप झटपट कर पाओगे। सो इसी बात पे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो आई होप सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं लेवल 1 पे कि सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। अभी तो हमें उसका ढांचा समझ में आ गया, स्केलेटन समझ में आ गया। 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बट ये सेंटेंस किस तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। गाइज विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही लगे होते हैं तभी वो एक सेंटेंस बन पाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। कि कोई भी एक वर्ड लिखा है, जैसे हमने ब्यूटीफुल लिख दिया, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है पार्ट ऑफ स्पीच। और ये सेंटेंस में कहाँ पे प्लेस होगा ये भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पता चलता है, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन से पहले लगेगा, अगर ये एडवर्ब है तो ये वर्ब के बाद लगेगा, अगर ये नाउन ही है तो ये सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वर्ड्स को कैटेगराइज कर देते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा कैटेगरी में। सो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। बहुत सारी जो पुरानी ग्रामर बुक्स हैं वहाँ पे एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी दिया गया होगा, आर्टिकल्स। बट आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं, और मॉडर्न ग्रामर कहती है आर्टिकल्स आर दी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्यों होते हैं आर्टिकल पार्ट ऑफ एडजेक्टिव? जब हम एडजेक्टिव्स करेंगे तब हम इसकी बात कर लेंगे। तो आज के सेशन में मैं इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच का आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी कि भाई नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे जब सेशंस करेंगे, आगे जब हम पूरा कोर्स शुरू करेंगे, उसमें हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे नाउन्स हम शुरू करेंगे, नाउन से हम शुरू करेंगे तो नाउन की टाइप क्या होते हैं, नाउन में जो
काउंटेबल और अनकाउंटेबल हैं वो क्या होते हैं, नाउन और आर्टिकल किस तरीके से लिंक हैं, नाउन के किस तरीके के एरर्स आते हैं, कुछ रूल्स हैं अगर नाउन से रिलेटेड वो हम पढ़ लेंगे। सिमिलरली हम प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब के लिए इनके पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो आपको ये सारी वीडियोस देखते रहना है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। ब्रीफ इंट्रो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ब्रीफ इंट्रो का मतलब है कि मैं आपको ये इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक्वेंटेड कराऊंगी, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में का इंट्रो कराऊंगी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या है, उस पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट नाउन। अब नाउन जो होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, इनको नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है। हिंदी में इसको ये समझ लो कि जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन कहलाएगा। Noun is a word for a person, place, thing or animal. Everything that we can see or talk about represents by a word that names it. It's a noun. कोई भी चीज़ जिसको हम देखते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं और उसको एक नाम दिया जा सकता है वो नाउन कहलाता है। द नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। सो गाइज ध्यान रखो, नाउन जो होते हैं नेम ऑफ अ एक्टिविटी भी हो सकता है, नेम ऑफ अ हैबिट भी हो सकता है, नेम ऑफ अ हॉबी भी हो सकता है, नेम ऑफ अ प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़। अभी आगे हम इसके एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। तो कैट हो गई, बुक हो गया, ट्री हो गई, मैन हो गया, ये सारे नाउन हैं। ठीक है, अब हमने बोला लव इज़ अ ब्यूटिफुल इमोशन। लव इज़ अ ब्यूटिफुल इमोशन, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, जिस भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन कहलाएगा। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको नाम लेके बुलाया जा सकता है, अगर आप उसको एड्रेस कर रहे हो तो वो नाउन हो जाता है। तो लव यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द इमोशन है, और इमोशन भी यहाँ पे नाउन है। तो लव नाउन होगा, इमोशन भी नाउन होगा। सिमिलरली मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ध्यान रखो यहाँ पे भी क्या है गाइज, यहाँ पे भी रेस्पिरेशन नेम ऑफ द प्रोसेस है, तो ये नाउन हो गया, और प्रोसेस अपने आप में ही नाम है किसी चीज़ के होने का, तो ये भी नाउन हो गया। तो ध्यान रखो, नेम ऑफ इमोशन, नेम ऑफ एक्टिविटी, नेम ऑफ हैबिट, नेम ऑफ हॉबी, नेम ऑफ प्रोसेस, ये सारे नाउन्स कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गया सब लोगों को? एक बार जल्दी जल्दी यस लिख दो अगर समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में यस लिख दो, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ जी हमें समझ में आ गया है मैम, सब चीज़ हमें क्लियर हो गई है। चलिए चलते हैं आगे। तो आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया है। आओ अब क्या है यहाँ पे, और आपको थोड़ी से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग। पर्सन में गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, कोई स्पेसिफिक नेम भी हो सकता है जैसे रीना, टीना, शीना। प्लेस में जैसे स्कूल हो गया, होम हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, उसके अलावा इंडिया, एशिया, यूनाइटेड किंगडम्स, तो ये जो है ये सारे नाउन हो गए। एनिमल में डॉग, बी, काओ, लिजर्ड, रेप्टाइल्स भी सब, बर्ड्स भी सब क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। उनके नाम भी जैसे स्पैरो, क्रो, ये सारे नाउन हैं। और आप मान लो मेरे डॉग का नाम टॉमी है, या मेरे जो घर में डॉग है उसका नाम ओरियो है, तो टॉमी और ओरियो भी जो है वो नाउन हो गए। उसके अलावा थिंग्स का नाम भी नाउन हो सकता है, जैसे पेंसिल, फ्लावर्स, शूज़, बुक्स, ट्रीज़। नाउन जो हो सकता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, अभी सिंगुलर और प्लूरल के क्या रूल हैं वो जब हम नाउन का कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे बात करेंगे। अभी आपको सीधी सिंपल बात मैं ये बता देती हूँ, नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल इज़ अ सिंगुलर नाउन, एप्पल्स आर दी प्लूरल नाउन। ठीक है, अब मेरे पास इसके अलावा बॉय है, तो बॉय में एस लगते ही ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ओके, सिमिलरली मेरे पास वाइफ लिखा हुआ है, तो वाइफ में हम क्या करते हैं, एफ ई हटा के वी ई एस लगा देते हैं, तो ये प्लूरल हो जाता है। मेरे पास ये वर्ड है पेनी, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, वाई हटाती हूँ, आई ई एस लगा देती हूँ, तो ये पेनीज हो जाता है। तो ये आपको इतनी कॉमन चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड है आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको देखो इतना बेसिक से करा रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हम लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं। चलो, आइडेंटिफाई दी नाउन्स इन द सेंटेंस। तो आपके पास कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, पहले मैं पढ़ के समझा देती हूँ आपको, उसके बाद फिर हम इसमें से नाउन निकालेंगे। एमिली लड़की का नाम है, लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद हर
आंट नैन्सी इन पेरिस। तो भाई एमिली को अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना अपनी आंट के साथ जो कि नैन्सी हैं, वो पेरिस में रहती थी। ब्यूइक एंड जीप आर टू इम्पॉर्टेंट कार मेकर्स। तो जैसे हमारे यहाँ होंडा और टाटा है ना, वैसी ब्यूइक और जीप कार मैन्युफैक्चरर्स के नाम हैं, वो कार मेकर, दो इम्पॉर्टेंट कार मेकर हैं। लव एंड फ्रेंडशिप आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो लव और फ्रेंडशिप दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बेहोल्डर। जो खूबसूरती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इनमें क्या क्या नाउन है, जल्दी से कमेंट करिए गाइस, व्हाट आर दी नाउन्स। और देखो सेशन को लाइक और शेयर तो करते ही जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के बहुत बढ़िया सेशंस आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है। सो आपको बस जुड़े रहना है और टाइम पे हमारी क्लास में बने रहना है। चलिए, सो देखो एमिली लड़की का नाम है, नाउन हो सकता है। टाइम वक्त को बोलते हैं तो ये भी नाउन है। आंट नाउन नहीं हो सकता, केवल आंट होता, अगर केवल यहाँ पे हर आंट होता तब इसको हम नाउन ले लेते, क्योंकि वो आंटी की बात कर रहा है। बट उसने आंट का नाम भी दिया है कि भाई आंट नैन्सी, अगर केवल हर आंट होता तो ये नाउन हो जाता। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, नैन्सी जो है यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और पेरिस क्योंकि जगह का नाम है तो ये भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्यूइक जैसे टाटा और होंडा गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स के नाम है, वैसे ही ब्यूइक और जीप यहाँ पे नाम है कार मेकर्स के, तो कार मेकर्स भी नाउन है और ये दोनों भी नाउन है। लव और फ्रेंडशिप यहाँ पे नाउन है क्योंकि इमोशंस के नाम बता रहा है। ब्यूटी यहाँ पे नाउन है, अगेन ब्यूटी का हम एक नाम दे सकते हैं खूबसूरती, ठीक है। ये भी अगेन जो इमोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं जो इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको आप फील कर सकते हो, नाप तोल नहीं सकते, ठीक है। आए तो नाउन है ही, और बी होल्डर मतलब देखने वाला, ये तो नाउन है ही। तो ये सारे नाउन्स हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है, क्लियर है। चले आगे चले एक बार जल्दी जल्दी बता दो, हाँ जी समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पे तो बता दो। ऑल्दो मैं बहुत इलेबोरेटली आपको बता रही हूँ, और मेरी तरफ से मैं पूरी ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, प्रोनाउंस। प्रोनाउन जो होते हैं वो मॉडर्न ग्रामर में इसलिए अडॉप्ट किए गए क्योंकि मॉडर्न ग्रामर ये कहती है किसी भी चीज़ का रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन दी सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड पैसेजेस। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम विल सक्सीड वन डे। तो राम यहाँ पे क्या हो गया है, रिडंडेंट हो गया है, एक्सेसिव रिपीटिशन हो रहा है। तो हम अगर इसको ऐसे बोलें, राम इज़ अ बॉय, ही इज़ स्मार्ट एंड ही इज़ इंटेलिजेंट, तो हमने ही यूज़ करा है राम की जगह। तो आइए इसकी क्या नाम है, पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो क्या करता है, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, ही शी इट दे समवन हु। Pronouns can do all the things that noun can do. They can be subjects, direct subject, indirect object, direct object, object of the preposition and more. जैसे for example क्या हो गया, he is going with her, तो वो उसके साथ जा रहा है, ठीक है। he is going with her, वो उस लड़की के साथ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, यहाँ पे दो प्रोनाउंस हैं। एक तो ही हो गया, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। और ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक, तो दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट क्योंकि ये एक्शन रिसीव कर रहा है और इसके साथ प्रिपोजिशन लगा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन हो गया। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि प्रोनाउन भी नाउन की तरह ही काम कर सकते हैं। जैसे नाउन में क्या होता है, राम इज़ गोइंग विद सीता, ठीक है, तो सीता की जगह हर यूज़ कर लिया, राम की जगह ही यूज़ कर लिया। तो सेम ही फंक्शन होते हैं इसके, बट प्रोनाउंस इसलिए आपको दिए जाते हैं बिकॉज ये नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करते हैं। अब प्रोनाउन बहुत सारी तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है पर्सनल, या फिर इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके, जो केवल सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ओके। देन हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो केवल ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। देन वी हैव पजेसिव प्रोनाउन, जो आपका अधिकार किसी चीज़ पे या किसी पर्सन पे शो करता है, ठीक है, आपका स्वामित्व दिखाता है। जैसे इट इज़ माई बुक, तो माई क्या कर रहा है, मेरा अधिकार दिखा रहा है। देन वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिसमें सेल्फ या सेल्स लगा हुआ होता है। जैसे आई विल एन्जॉय माई सेल्फ टू द इन दी पार्टी, मैं अपने आप को एंजॉय करूँगी। तो पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए आपके आए या ही, क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए हिम,
या फिर देम जो सेंटेंस के एंड में आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन माई हो गया, आर हो गया जो पोजेशन शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए आपके माई सेल्फ और आर सेल्फ जो रेफर बैक करते हैं टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी इसको समझ लो ऐसे ही, बाकी जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इनको हम करने वाले हैं, ठीक है। सो ये समझ में आ गया, 4 प्रोनाउंस होते हैं। इनके अलावा भी कैटेगरी होती है प्रोनाउंस की, वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे प्रोनाउन आइडेंटिफाई करिए। अब देखो क्या कह रहा है, दिस कार बिलोंग्स टू अस, आई वॉन द अवार्ड, द मैटर इज बिटवीन क्रिस एंड मी, वी शैल स्टैंड बाय द ट्रुथ। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या होंगे तो देखते ही पता चल गया होगा, अस प्रोनाउन होगा, पर दिस दैट दीज दोज भी प्रोनाउंस होते हैं, याद रखो। क्या होता है, दिस दैट दीज दोज भी प्रोनाउन ही होते हैं, तो ये भी प्रोनाउन होते हैं, दिस दैट दीज दोज, तो आपको इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये भी प्रोनाउंस होते हैं, इंडिकेटिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, वो मेरी बुक है। जैसे यहाँ पे दिस कार बिलोंग्स टू अस, वो कार हमारी है। आई प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, मी प्रोनाउन हो गया, क्रिस एंड मी बोल रहा है। वी शैल स्टैंड बाय द ट्रुथ, हमें हमेशा ट्रुथ के साथ खड़े रहना चाहिए या ट्रुथ बोलना चाहिए, तो यहाँ पे ये इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन इज़ क्लियर टू एवरीवन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, वर्ब की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है वर्ब हमारे लिए, क्योंकि वर्ब पे बेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे टेंसेस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, पैरेललिज्म आता है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, वर्ब। कोई भी आदमी अपने पूरे लाइफ टाइम में 3 तरह के एक्शन करता है। एक तो फिजिकल एक्शन करता है, ठीक है, जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, एक मेंटल एक्शन करता है, और एक करता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का करना, ठीक है। तो अब जैसे देखो, मेंटल एक्शन, फिजिकल एक्शन क्या हो गया, रन हो गया और स्विम हो गया, जिसमें हाथ पैर हिल रहे हैं। अब ING कहाँ लगेगा, ED कहाँ लगेगा, हैज़ हैव कहाँ लगेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। मेंटल एक्शन हो गए जिसमें हाथ पैर नहीं हिलेंगे, जैसे थिंक हो गया, गेस हो गया, कहते हैं ना आंसर गेस करो, सोचो और आंसर गेस करो। और स्टेट ऑफ बीइंग हो गया किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ के होने के बारे में बताना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो एम क्या कर रहा है, मेरा लड़की होना बता रहा है। या वो बोल रहा है राम इज़ अ बॉय, तो राम का लड़का होना बता रहा है इज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 3 तरह के एक्शन कर लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग ने। अब देखो क्या कह रहा है, verb is a word used to describe an action, state or occurrence or forming of the main part of the predicate of the sentence। तो बताया था ना मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट है, और ये जो प्रेडिकेट है ये भी इनकम्प्लीट है। सजेस्ट, हियर, बिकम, हैपन, ये सारे क्या हैं, ये सारे वर्ब हैं। जैसे जंपिंग गर्ल, लड़की जंप कर रही है, द गर्ल इज जंपिंग, द बेबी स्लीप्स, लड़का सो रहा है, अ मैन ईट्स अ बर्गर, तो आदमी बर्गर खा रहा है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, एक्शन शो करता है। 3 तरह के एक्शन, एक तो फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ की ऑकरेंस या किसी चीज़ की फॉर्मिंग को भी शो करता है, ठीक है। ये कुछ टाइप ऑफ एक्शंस दिए हुए हैं, जैसे शेयरिंग हो गया, प्लेइंग कार्ड हो गया, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्लेइंग चेस हो गया, बेदिंग, स्केट बोर्डिंग, साइकिलिंग, रोलर स्केटिंग, है ना। ऐसे ही रन हो गया, ऐसे ही हो गया डांस हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही स्विम हो गया, तो दीज ऑल आर। ऐसे ही आपका हो गया रेड, ठीक है, रेड आपका एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं जो एक्शंस को डिनोट करते हैं, कोई भी क्रिया जो एक ह्यूमन बीइंग कर पाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे यू नीड टू आइडेंटिफाई दी वर्ब्स। एंटोनी इज थ्रोइंग द फुटबॉल, ही शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, शी इज़ ब्यूटिफुल, जॉन visited his friend for a while and then went home। सो अब यहाँ पे गाइज यू नीड टू टेल मी दी एक्शन। अब देखो, इज थ्रोइंग, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब थ्रोइंग है, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। शी एक्सेप्टेड द जॉब, तो एक्सेप्ट कर ली उसने जॉब को, ये वर्ब हो गया। शी इज़ ब्यूटिफुल, उसका ब्यूटिफुल होना बता रहा है, अभी सेम एग्जाम्पल दिया था, आई एम अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, तो ये क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। जॉन विजिटेड, जॉन अपने फ्रेंड के घर गया, वर्ब है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन वेंट होम, अपने घर चला गया, ये भी वर्ब है। तो 2 क्लॉजेज होंगे, तो क्या हो सकता है, 2 वर्ब हो सकते हैं। 2 क्लॉजेज मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बीच में कंजंक्शन, तो कंजंक्शन यहाँ पे क्या है, एंड है। जैसे राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय,
बट रीना इज़ अ स्टूपिड गर्ल, तो वहाँ पे क्या है, दो आपके सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, जैसे कि आई एम ड्राइविंग द कार एंड रीना इज़ वॉकिंग ऑन द लेन, तो ड्राइविंग और वॉकिंग दो वर्ब यूज़ हुए हैं क्योंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक सब्जेक्ट भी दो एक्शन कर सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, या जॉन वॉज ड्राइविंग द कार एंड ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, सो जॉन ड्राइव कर रहा था कार को और साथ में वो विंडो के बाहर देख रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम मॉडिफायर भी बोलते हैं। मॉडिफायर इसलिए बोलते हैं, मॉडिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स के बारे में या दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो एडवर्ब्स आते हैं और एक एडजेक्टिव्स आते हैं। क्यों आते हैं वो रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस, तो ये क्या कर रहे होते हैं, नाउन की या प्रोनाउन की, वैसे तो नाउन की ही क्वांटिटी या क्वालिटी बता रहे होते हैं, ठीक है। नाउन की या प्रोनाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी बता रहे होते हैं। तो मॉडिफायर्स वो वर्ड होते हैं जो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी या क्वांटिटी या फिर मैनर बता रहे होते हैं या उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, कुछ भी बता सकते हैं, जैसे किसका है, ठीक है, क्या कलर है, क्या साइज़ है, क्या मटेरियल है, ये सारी चीज़ें भी बता सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव्स ये सारे हो गए, कलर बताएगा जैसे अ ब्लैक कोट, अ वाइट कोट, अ पिंक कोट, साइज़ बताएगा स्मॉल बेबी, टाइनी बेबी, मीडियम साइज्ड बकेट, ठीक है, लार्ज पिज़्ज़ा, ह्यूज बिल्डिंग, तो इस तरह की चीज़ें बताएगा। टेक्सचर भी बता सकता है, द फर ऑफ द कोट इज़ स्मूथ, आई हैव हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, द गाय वॉज फ्लफ़ी, आई हैव सॉफ्ट हैंड्स, तो इस तरीके से। या शेप बता सकता है, जैसे राउंड हो गया, वाइड हो गया, स्ट्रेट हो गया, नैरो हो गया, ठीक है, यू आर सो नैरो माइंडेड, द लेन इज़ सो नैरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बताएगा। एग्जाम्पल देख लो क्या कह रहा है, द ओल्ड लेडी हैज़ 4 sons and she also has 5 cars and a large mansion, mansion होता है घर, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेडी नाउन हो गई, सन नाउन हो गए, कार नाउन हो गए और मेंशन नाउन हो गया। अब इनको मॉडिफाई कौन सा कर रहा है, ठीक है, अब इनको मॉडिफाई कौन कौन सा वर्ड कर रहा है वो देखो। ये लेडी की क्वालिटी बता रहा है, कैसी है लेडी, ओल्ड है, ठीक है। 4 क्या कर रहा है, ये नंबर बता रहा है सन का कि भाई 4 लड़के हैं। ये क्या कर रहा है, ये भी नंबर बता रहा है कि भाई 5 गाड़ियां हैं। और लार्ज साइज़ बता रहा है कि मेंशन या हाउस का साइज़ कैसा है, लार्ज है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे बेसिकली आपके एडजेक्टिव्स हो गए क्योंकि नाउन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं सेंटेंस में। फाइन। सो यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस, लीजा इज़ वियरिंग अ स्लीवलेस शर्ट टुडे, दिस सूप इज़ नॉट एडिबल, शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, और दिस शॉप इज़ मच नाइसर। अब देखो इसमें क्या क्या होने चाहिए एडजेक्टिव्स, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या क्या एडजेक्टिव्स होने चाहिए, जल्दी 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 कमेंट करो। दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस, क्योंकि हाउस नाउन है और ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। लीजा इज़ वियरिंग अ स्लीवलेस शर्ट, तो शर्ट का टाइप बता रहा है कि कैसी टाइप की शर्ट पहनी हुई है उसने, ठीक है। इसके बाद दिस सूप इज़ नॉट एडिबल, तो सूप क्या नहीं है, एडिबल नहीं है, क्वालिटी बता रहा है। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ब्यूटिफुल इसकी क्वालिटी बता रहा है। ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स, तो लेटर्स कैसे हैं, मीनिंगलेस हैं। दिस शॉप इज़ मच नाइसर, नाइसर इसका क्वालिटी बता रहा है, अगेन नाइसर इसकी क्वालिटी बता रहा है। सो आई होप द क्वेश्चंस आर लाइक, आई होप दीज क्वेश्चंस आर फाइन विद यू। समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वालिटी बताई, ठीक है, क्वालिटी समझ में आ गई। जैसे मैं बोलूँ आई हैव सम पेपर्स, तो ये भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि मेरे पास कुछ पेपर हैं। सम, फ्यू, ये सारा। आई हैव इनफ फूड, तो इनफ भी बता रहा है क्वांटिटी कि मेरे पास इनफ फूड है या मेरे पास सफिशिएंट फूड है, ठीक है। तो ये भी सब क्वांटिटी बताएंगे। तो आई होप एडजेक्टिव क्लियर है। एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है, ठीक है, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट देखो एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या करते हैं, वर्ब का मैनर बताते हैं और वर्ब की इंटेंसिटी बताते हैं, वर्ब कैसे हो रहा है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब। ही सिंग्स लाउडली, ठीक है, वो तेज तेज गाता है। अब देखो बचपन में हमने ये पढ़ा था, एडवर्ब्स वर्ब्स के बारे में बताते हैं, जैसे शी वॉज ईटिंग क्लमजीली, शी वॉज टॉकिंग लाउडली, ही वॉज वॉकिंग लोनली, या ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ठीक है। बट हायर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ही इज़ वेरी टॉल, टॉल एडजेक्टिव है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, और ये बता रहा है वो कितना टॉल है, क्योंकि एडवर्ब का काम क्या होता है, मैनर बताना और इंटेंसिटी बताना, कितना है कितना नहीं है, कैसा नहीं है। अनदर एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर देता है, जैसे द मूवी एंडेड, एंडेड वर्ब है, ये एडवर्ब है, टू क्विकली, दोनों एडवर्ब है, बहुत जल्दी मूवी एंड हो गई, और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। फॉर्चुनेटली, है ना, लकीली आई हैड बॉट एन अम्ब्रेला, तो मैं अम्ब्रेला लाया था, ये लक की बात है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफन एंड विद एल वाई, बट सम एडवर्ब्स सच एज फास्ट लुक एग्जैक्टली लाइक देयर एडजेक्टिव काउंटर पार्ट। तो ये अभी मैं आगे समझा दूंगी आपको। सो देखो क्या कह रहा है, इनिशियली आई वॉज अ स्नोबॉल, इनिशियली यहाँ पे एडवर्ब है, और ये पूरा आई वॉज अ स्नोबॉल को मॉडिफाई कर रहा है। सो एडवर्ब बताते हैं कि वर्ब क्रिया जो है वो कब हुई है, किस एक्सटेंट तक हुई है, कहाँ हुई है, किस मैनर में हुई है, और कैसे हुई है। बट अभी हमने क्या बोला, कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो दिखने में सेम होते हैं एग्जेक्टिव जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको एग्जांपल, राम इज़ आ फास्ट रनर, राम जो है वो फास्ट रनर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राम रन्स फास्ट, दोनों जगह फास्ट का यूज़ हुआ है, बट एक जगह ये एडवर्ब है और एक जगह ये एग्जेक्टिव है। सो देखो, राम इज़ अ फास्ट रनर, रनर नाउन है और रनर की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एग्जेक्टिव हो गया। और राम रन्स फास्ट, राम जो है वो तेज़ भागता है, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया क्योंकि भागने के बारे में बता रहा है। सिमिलरली राम इज़ अ बैड बॉय, राम जो है वो ख़राब लड़का है। फिर राम्स डिनर टेस्ट बैड। अब देखो एक जगह एडवर्ब यूज़ हुआ है और एक जगह एग्जेक्टिव यूज़ हुआ है, कौन सी जगह एडवर्ब यूज़ हुआ है और कौन सी जगह एग्जेक्टिव यूज़ हुआ है, फर्स्ट में एडवर्ब है या एग्जेक्टिव है, सेकंड में एडवर्ब है या एग्जेक्टिव है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट्स में। अगर समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया है ये। चलो जल्दी से, राम इज़ अ बैड बॉय, क्या कह रहा है, राम इज़ अ बैड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और बैड क्या है, यहाँ पे एग्जेक्टिव है, येस इट इज़ एग्जेक्टिव। और यहाँ पे क्या कह रहा है, टेस्ट बैड, ये वर्ब है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये एडवर्ब है, बता रहा है वो किस किस मैनर में है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब टेस्ट कर रहा है, तो इट इज़ एन एडवर्ब। तो पहले वाले में एग्जेक्टिव, दूसरे वाले में एडवर्ब। सो ये देखो बहुत सारे एडवर्ब्स और एग्जेक्टिव देखने में एक जैसे लग सकते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है पढ़ते हुए कि आपको उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर देना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई हाँ ठीक है बैड लिखा है तो आपने पढ़ा था कि बैड तो क्या है जी, बैड तो एडवर्ब है, तो तुरंत एडवर्ब लिख दिया आपने। आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखो, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ और थोड़ा सा आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल। वो कह रहा है कि द गर्ल इज़ वॉकिंग लोनली ऑन द लेन, लड़की धीरे धीरे चल रही है लेन में, ठीक है। द गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन अ लोनली लेन। सो गाइज देखो यहाँ पे दोनों जगह लोनली लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों ही जगह आपको लोनली लिख के दिया गया है। एक जगह एग्जेक्टिव है और एक जगह एडवर्ब है। आपको मुझे बताना है वेयर इट इज़ एन एग्जेक्टिव एंड वेयर इट इज़ एन एडवर्ब। जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी।
यस, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा कि भाई वो कैसे चल रही है, वो लोनली चल रही है। और यहाँ पे लेन को मॉडिफाई कर रहा है, कैसी लेन है, लोनली लेन है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया सबको? क्लियर है? येस और नो लिख दो एक बार जल्दी। येस मैम, क्लियर है। चलिए, क्लियर क्लियर एवरीवन, क्लियर ना? कहीं कोई प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो कि हाँ जी कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी, चलो ठीक है, आओ एग्जाम्पल देखो। आपको यहाँ पे एडवर्ब आइडेंटिफाई करने हैं। लॉन्ग बॉटम, टॉम लॉन्ग बॉटम, ये सरनेम है, ठीक है। टॉम लॉन्ग बॉटम डिड नॉट रन बैडली, टॉम इज़ वेरी टॉल, द रेस फिनिश टू क्विकली, फॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। लेट मी करेक्टेड ऑल्सो। सो आई होप अब ठीक हो गया है ना। तो फॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन। सो देखो क्या होना चाहिए, लॉन्ग बॉटम डिड नॉट रन बैडली, ये हो जाएगा बैडली, ठीक है। टॉम इज़ वेरी टॉल, तो वेरी हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। द रेस फिनिश टू क्विकली, टू एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, ध्यान रखो। हमने पढ़ा था ना, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली इज़ एन एडवर्ब जो कि ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक गाइस? बिकॉज एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आने वाले हैं। बहुत सारे आपके एग्जाम्स में एडवर्ब पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, तो प्लीज़ एक बार जल्दी से समझ लो। कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी येस लिखो अगर समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है तो प्लीज़ राइट येस, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकूँ मैं। एक बार जल्दी से येस लिख दीजिए गाइज। अरे मुझे तभी तो समझ में आएगा जब तुम येस लिखोगे। और चलो, जितने हम तुम लोग येस लिख रहे हो उतने बाकी जिन्होंने येस लिख दिया है वो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, प्रेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन, ध्यान रखो, प्रेपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्रेपोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउन्स इन द सेंटेंस। ठीक है, वेयर इज़ द कैट? द कैट इज़ इन दी बॉक्स। तो इन क्या बता रहा है कि कैट कहाँ पे है, तो कैट और बॉक्स के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम विल go to Mumbai by car with टीना फॉर सम वर्क। अब देखो क्या कर रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट का, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताता है बाकी सारे नाउन या प्रोनाउंस जो भी यूज़ किए गए हैं सेंटेंस में। सो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राम है सेंटेंस का सब्जेक्ट। बाकी नाउन्स या प्रोनाउन कौन कौन से हैं? यस इट इज़, कौन से हैं जल्दी बताओ, कौन से हैं जल्दी से? हाँ जी, मुंबई, वेरी गुड, कार, वेरी गुड, टीना, वेरी नाइस, और वर्क, वेरी गुड। तो ये सारे और हमारे नाउन्स हैं। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, बता रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, राम मुंबई जा रहा है, ठीक है। राम कैसे जा रहा है, राम कार से जा रहा है। राम किसके साथ जा रहा है, टीना के साथ जा रहा है। राम क्यों जा रहा है, राम किसी एक वर्क के लिए जा रहा है। तो राम क्यों जा रहा है, किसी काम के लिए जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, टीना के साथ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, ठीक है। और कैसे जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कार से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, कि किस प्लेस पे, किस टाइम पे, ये सब प्रेपोजिशन इंडिकेट करते हैं। ओके, तो देखो कुछ प्रेपोजिशन अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे होना, ओवर मतलब किसी चीज़ से ऊपर होना, बट उस पर उसकी सतह से ना मिलना होना। सतह से अगर मिला हुआ है तो दैट इज़ ऑन। इन मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ के सामने होना, बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे होना, नेक्स्ट टू किसी चीज़ के बिसाइड या अगल बगल में होना। अब देखो क्या होता है, एट जो है स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक डे के लिए यूज़ होता है। जैसे एट दी क्रिसमस, विल मीट एट दी क्रिसमस, ठीक है। ऑन जो होता है डे और डेट के लिए यूज़ होता है। इन जो होता है सीज़न के लिए, ईयर्स के लिए यूज़ होता है। और इन आफ्टरनून, इवनिंग और मॉर्निंग के लिए भी यूज़ होता है। तो ध्यान रखो, एट जो होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे एट 6 PM, ठीक है।
इन जो होता है वो अनस्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे आई विल स्टार्ट द क्लास इन 2 मिनट्स, ओके। और ऑन जो होता है डे या डेट के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक डे या डेट के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। राम विल गो टू दिल्ली बाय कार विद अमित फॉर सम अर्जेंट वर्क, ठीक है। तो ये सारे प्रेपोजिशन है जो राम को बाकी सारे नाउन से कनेक्ट कर रहे हैं। सो प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस भी आने लगे हैं प्रेपोजिशन से। एंड गाइस हमको प्रेपोजिशन बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, तो हम जब आगे सेशंस करेंगे जिसमें हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रेपोजिशन के आपको 2 या 3 सेशन प्रोवाइड करूँगी मैं, जिससे कि आप उनको आराम से पढ़ के प्रेपोजिशंस के सारे क्वेश्चंस कर पाओ। अब देखो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, देखो सेंटेंसेस हैं, इसमें प्रेपोजिशन ढूंढना है। ही सैट ऑन द चेयर, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, द कैट जम्प ऑफ द काउंटर, ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। तो देखो ही सैट ऑन द टेबल हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। बाकी क्या होगा देखो ज़रा जल्दी जल्दी बताओ। देयर वॉज सम मिल्क इन द फ्रिज हो जाएगा, क्योंकि मिल्क और फ्रिज का रिलेशन बता रहा है। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो टेबल और शी के बीच का रिलेशन बता रहा है। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, ठीक है, तो कैट और काउंटर के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। ही ड्रोव ओवर द ब्रिज, तो ओवर बता रहा है उस वो कहाँ से ड्रोव कर रहा था। शी जो है शी बीच, शी और बीच के रिलेशनशिप क्या बता रहा है यार, शी रिंग और बीच के रिलेशनशिप को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, एट, कि उसने अपनी रिंग कहाँ पे खोई थी, एट द बीच, बीच पे खोई थी, ठीक है। क्लियर सबको, इम्पॉर्टेंट है गाइस, ओके। इनको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है दैट आर कंजंक्शंस, ओके। पैराजम्बल्स जब हम पढ़ेंगे हमारे बहुत काम आते हैं कंजंक्शंस, ठीक है। कन, CON, कन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्ट का मतलब होता है पॉइंट, तो एक पॉइंट पे दो चीज़ें मिल जाना। कंजंक्शन को हम ग्लू भी कहते हैं ऑफ द सेंटेंस, कंजंक्शन को हम जॉइंटर्स भी बोलते हैं, कनेक्टर्स भी बोलते हैं। कंजंक्शंस आर दी वर्ड दैट लिंक्स और जॉइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड कंजंक्शन है। राम इज़ अ बॉय बट रीना इज़ अ गर्ल, तो बट कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड like, and, but, although, because. Conjunction have important function because they join other words, phrases together. Without conjunction we could only make very simple sentence, जैसे Ram is driving a car, it is a simple sentence. Ram is driving a car and Reena is watching him, it is a complex sentence, okay. It is a compounded sentence क्योंकि उसमें दो sentence है। Ram is driving a car while Reena is watching him and Reena is eating some burgers, तो ये क्या हो गया, ये complex sentence है। तीन sentence जुड़े हुए हैं। Ram is driving the car while conjunction है, while Reena is watching him एंड ईटिंग सम बर्गर्स, तो ईटिंग और वाइल्स यहाँ पे कंजंक्शन है जो तीन सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास कंजंक्शन नहीं होते तो केवल हम सिंपल सेंटेंस बना पाते। हम कंपाउंड जहाँ पे दो सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड, या फिर हम कॉम्प्लेक्स जहाँ पे तीन सेंटेंसेस आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनता है, ये बना ही नहीं पाते, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई टेक मिल्क एंड शुगर, तो मिल्क और शुगर को आपस में जोड़ रहा है इन माई टी। He is 72 yet he still swims, run, play football regularly. She must have been very hungry, ये clause 1 है। very hungry for यहाँ पे because के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना, तो because के लिए for यूज़ हुआ है, because she ate everything immediately, तो ये clause 1 है, ये clause 2 है, दो clause को जोड़ रहा है। Switzerland is not in European Union nor is it member of NATO, तो नॉर यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे येट कंजंक्शन है, यहाँ पे एंड कंजंक्शन है। तो आप देख सकते हो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शंस कर देते हैं। नेक्स्ट इंटरजंक्शंस। इंटरजंक्शंस इज अ वर्ड, इंटरजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज that express something in sudden or exclamatory way, specially an emotions, तो इमोशन को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इस इमोशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंटरजक्शंस बोलते हैं। जो वर्ड्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को कन्वे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखो, वो इंटरजक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
वाओ, एल्हास, ओ बॉय, ईक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। आउच, ये सारे एग्जाम्पल है इंटरजक्शंस के। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इंटरजक्शंस की तरह यूज़ हुए हैं, जैसे ग्रीव, होली काउ, डियर, ओ डियर, शू, आउच, गॉश, एनकोर, टू, वेल, ब्रावो, ब्ला, गुड बाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हुरे, ऑल गुडनेस, ये सारे वर्ड, माय गुडनेस है ना, ये सारे वर्ड, यूरेका, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं इंटरजंक्शंस की तरह, बट इनका कोई भी रोल नहीं होता इन ग्रामर। ये ग्रामर एरर में इनका कोई भी रोल नहीं होता, इन पे बेस्ड कोई भी एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन नहीं आता। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली दिए गए होते हैं। हमें पता है कौन सा वर्ड किस इमोशन को बेसिकली किस इमोशन के बारे में बता रहा है, तो हम इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमोशन ऑफ जॉय, हुर्रे वी वन द गेम, तो हुर्रे इज़ दी इंटरजक्शन, ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग पे मिलेंगे। इमोशन ऑफ सॉरो, सॉरो मतलब दुख, तो अल्हास, आई फेल्ड द एग्ज़ाम, अल्हास दुख के लिए यूज़ होता है। इमोशन ऑफ सरप्राइज, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। इमोशन ऑफ सॉरो, दुख, ओह के लिए भी ओह भी यूज़ होता है उसके लिए, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। इमोशन ऑफ पेन, आउच, इट हर्ट्स। यूक, इट टेस्ट सो बैडली, तो डिसलाइक के लिए यूक यूज़ करते हैं। ब्रेवरी के लिए या शाबाशी के लिए ब्रावो यूज़ करते हैं। यूरेका यूज़ होता है अगेन सरप्राइज शो करने के लिए। सो ये सारे कुछ कॉमन इंटरजंक्शन हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इंटरजंक्शंस का कोई रोल नहीं होता है एरर स्पॉटिंग में। सो एरर स्पॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें सेंटेंस में लगाना है जो स्टैंडर्ड सेंटेंस है। जैसे सब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह भी हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। राम विल गो विद सीता, राम विल गो विद हर, या ही विल गो विद हर, ठीक है। और क्या होता है गाइस, ध्यान रखो, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग ऑन द वुडन टेबल, तो ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की क्वालिटी ब्यूटीफुल बता रहा है, वुडन टेबल, टेबल की क्वालिटी वुडन बता रहा है, ठीक है। वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, ध्यान रखो, जैसे शी इज़ वॉकिंग स्लोली ऑन द लेन, तो वॉकिंग स्लोली, स्लोली यहाँ पे आ जाएगा। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रेपोजिशन लगता है, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग ऑन द वुडन टेबल, तो ऑन द वुडन टेबल। और ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है, ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। द ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग ऑन द टेबल वाइल रोहन ड्रोव द कार, ठीक है, जब वो टेबल पे बैठी हुई थी रोहन ने कार चला दी, तो वाइल यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो ये आपको फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे प्लेस हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन, वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है। सब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग एडजेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन या प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन लगेगा, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस, अभी आपको सेंटेंस मिलेंगे, एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वर्ड अंडरलाइन करके मिला होगा, आपको बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नमिता इज़ नॉट कमिंग टुडे, नमिता इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, और नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया, नाउन है ये, ठीक है, नाउन इज़ द आंसर। सेकंड देखो, माई मॉम विल बी लीविंग टू बेंगलोर टुमारो, तो देखो क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई करो, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम गाइज, बताओ जल्दी जल्दी। तो अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझ में आ गया होगा ना सबको, एक बार जल्दी से देख लो, और कुछ नहीं आया समझ में तो मुझे बता दो, अदरवाइज आंसर दो कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ऑप्शंस गाइज। हाँ जी, क्या है मिला कुछ हिसाब किताब, चलो बताओ बताओ। यस, ये तो वर्ब है ऑब्वियसली, दिस इज़ वर्ब, ठीक है, क्योंकि विल बी लीविंग। टुमारो, टुमारो बता रहा है कि वो कब होगा,
तो कब होगा ये एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये जब बता रहा है व्हेन को रिप्लाई कर रहा है ना, तो हमने पढ़ा था एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि वर्ब कब होगा, ठीक है। तो एडवर्ब हो गया ये। नेक्स्ट देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड, ये तो ईजी है। टीचर नाउन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स क्या होगा, आस्क जो है वो वर्ब है, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली गाइज नाउन ही होंगे, स्टूडेंट्स आर नाउन ओनली। चलो नेक्स्ट देखो, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई है। तो देखो क्या होना चाहिए, ही इज़ माई ब्रदर। माई क्या है, प्रोनाउन है, ध्यान रखो। बट माई क्या कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है क्योंकि ये किसका भाई है, तो ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। तो इट इज़ अ प्रोनाउन एज वेल एज इट इज़ एन एडजेक्टिव। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। तो ये जितने भी, अभी हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो जाते हैं क्योंकि वो क्वालिटी में बता रहे होते हैं कि किसका पजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, तो देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, टेबल के अंडर में क्या है, कैट है, ठीक है। देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल, अभी हमने सेम एग्जाम्पल करा था, ठीक है। देयर यहाँ पे प्रोनाउन है, ध्यान रखो, ठीक। कैट यहाँ पे नाउन है और ये क्या कर रहा है, टेबल यहाँ पे नाउन है और टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं हम, अंडर, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, तो अंडर प्रेपोजिशन हो गया यहाँ पे। तो और 5 क्वेश्चन करते हैं जिससे और थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो, द क्लोथ डिड नॉट ड्राई एज इट वॉज रेनिंग ऑल नाइट, तो क्लोथ ड्राई नहीं हुए क्योंकि वो रेन हो रही थी। तो अब ये देखो, दिस इज सेंटेंस 1 एंड दिस इज सेंटेंस 2, ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है। तो जॉइंटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जल्दी से बताओ। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है गाइज, यस 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 यस, कंजंक्शन है ये, दिस इज कंजंक्शन, ज्वाइंटर या कंजंक्शन बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रीना एंड हर सिस्टर डांस वेल, रीना और उसकी सिस्टर अच्छा डांस करती हैं। अब देखो ये तो पता ही चल गया, दो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हो गया। रीना और उसकी सिस्टर को जोड़ रहा है, वेल, तो ये डांस करने का तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है। तो जो भी वर्ब का मैनर बता रहा होता है वो क्या हो जाता है, दिस इज़ एन एडवर्ब, यस वेरी गुड, दिस इज़ एन एडवर्ब, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ढूंढना है, ये क्या बता रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या ये क्वालिटी बता रहा है, क्या ये मैनर बता रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस फॉर द पार्टी। अब देखो ड्रेस के साथ लगा है, ड्रेस क्या होता है, नाउन होता है। ग्रीन क्या कर रहा है, कलर बताता है। तो कलर कौन सी चीज़ें बताती है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, कलर बताता है, शेप बताता है, साइज़ बताता है, मटेरियल बताता है। जल्दी रिप्लाई करो, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। तो अब अगली क्लास से हम लोग स्कोर्स भी देखेंगे कि किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हैं और किसने सबसे जल्दी बताया है, ठीक है। सो यस, ग्रीन इज़ एन एडजेक्टिव, ओके, इट इज़ एन एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट देखो, ओह दैट इज़ रियली सैड, अभी मैंने बताया था ये बिल्कुल, ये क्या कर रहा है, इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरजक्शन। ऑल्दो इसका रोल नहीं होता बट आपको पहचानने के लिए मैंने दिया था, जिससे आपको ये भी पता रहे, क्योंकि ओह जो है जनरली स्टेट ऑफ सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, शी इज़ कमिंग विद मी। अब ये तो बता दो यार, इसमें मेरे को, मैं नहीं बताऊँगी, आपको बताना है मुझे, बताओ जल्दी जल्दी क्या होना चाहिए। शी इज़ कमिंग विद मी, वो मेरे साथ आ रही है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, कमिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा हुआ होता है, प्रेपो, यस प्रेपोजिशन, वेरी गुड। तो गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सब लोगों के। कुछ अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो के नीचे कि नहीं समझ में आया, तो अगली क्लास में हम दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, अपना फेवरेट इमोजी भेज दो चैट पे जल्दी से, अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से एक इमोजी भेज दीजिए चैट पे, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ जी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलो
जल्दी जल्दी भेजो भाई, टाइम वेस्ट मत करो मेरा और अपना भी। हाँ, और दूसरी चीज़, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएँ। और अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना कि भाई सेशंस शुरू हो गए हैं यहाँ पे और आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अभी एक और चीज़ रह गई है जो मैं आपको बता रही हूँ। हर क्लास में मैं आपके लिए 4 से 5 वर्ड्स भी लेके आऊँगी अब, जिससे कि आप वोकेबलरी भी साथ में करते रहो, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स ऑफ द डे हैं। पहला वर्ड है डिस्क्रिपेंसीज। नाउन होता है, इसका मतलब होता है अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग दैट शुड बी सेम। डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, वेरियंस इसके सिनोनिम्स हैं, सिमिलैरिटी और अकॉर्ड इसके एंटोनिम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसको आप रख सकते हो, आप याद कर सकते हो, इससे नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज सैपिंग। वर्ब होता है निर्बल बनाना, मेक समथिंग और समवन वीकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिप्लीट, डिबिलिएटिंग इसके सिनोनिम्स हैं, एनर्जाइज और एक्टिव इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट इज रायन, ये नाउन होता है, नियंत्रण, टू कंट्रोल और टू डायरेक्ट, कर्ब कर लेना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी पे अपनी अथॉरिटी दिखाना, है ना। इसके एंटोनिम है फ्री, रिलीज और कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत प्यारा वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है पलटाव, जैसे आपने गेंद मारी दीवार पे, वो आपकी तरफ पलट के आई तो वो रिबाउंड कहलाती है। टू रिटर्न टू एन अर्लियर और बेटर कंडीशन और टू इम्प्रूव, दैट इज रिबाउंड। बूमेरैंग इज अ सिनोनिम फॉर रिबाउंड, ओवरकम इज अ सिनोनिम फॉर रिबाउंड, जबकि रुइन और डिस्ट्रॉय इसके सिनोनिम्स हैं, बर्बाद कर देना। सो अगेन गाइज मैं आपसे बोल रही हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सब चीज़ अगर समझ में आई है तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम से जल्दी जल्दी मिल जाएं। तो चलो, आई होप आज का सेशन पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, दोबारा से मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम नाउन का इंट्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं कि नाउन क्या होगा, क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन में क्या फंक्शन, क्या फ़र्क होता है, और कोई अगर रूल्स हैं तो वो क्या हो सकते हैं नाउन के, ठीक है। तो हम लोग ये 2 या 3 क्लासेस में नाउन कंप्लीट करेंगे, तो अगली क्लास में नाउन पार्ट 1 हम लोग करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप हैप्पी एंड कीप लर्निंग एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आकांक्षा कुमार आपको पढ़ा रही थी आपके अपने चैनल शिक्षा का मंच पे। तो जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।